नमस्कार, वेल्डन इंडिया के इस अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस अंक में हम संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा दी जाने वाली युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित झारखंड की पहली आदिवासी महिला कवयित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की पर आधारित है। उनके कविता संग्रह फिर उगाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। इस कविता संग्रह को उन्होंने सरल, संवेदनशील भाषा और सहज रखा है ताकि पाठकों से सीधे संवाद हो सके। उनकी यह कविताएं आदिवासी जीवन, धरती, जंगल, चिड़िया, चांद, सितारों जैसे चीजों को प्रतीक नहीं बल्कि जीवन पात्रों की तरह रखती हैं, जो प्रकृति और मानव के गहरे संबंधों को दर्शाती है। तो चलिए आपको करवाते हैं युवा कवयित्री डॉक्टर पार्वती जी से रूबरू। रांची एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर का अपना इतिहास है और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिससे रांची को जाना जाता है। उन्हीं में से एक है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी की चोटी पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में सावन के समय शिव भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। रांची शहर में ही स्थित है भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित किए गए पुराना जेल, जिसके बैरक नंबर 4 खास है। इसी कमरे में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था, जहां धरती आबा के अंतिम दिन गुजरे थे। इस संग्रहालय में भगवान बिरसा और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी से लोगों को अवगत कराया गया है। राम लखन सिंह यादव कॉलेज कोकर जाने के क्रम में हमें मिलता है भगवान बिरसा मुंडा जी का स्मारक स्थल, जो कोकर में ही स्थित है। यहीं से हम होते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत राम लखन सिंह यादव कॉलेज कोकर में। यहीं पर हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं डॉक्टर पार्वती तिर्की जी, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले चिड़ियों से उनकी भाषा में बात करना सीखा। चिड़ियाँ उसकी अगुआ बनी। उन्होंने जंगलों और नदियों से मनुष्य का परिचय कराया। फिर मनुष्य ने नदियों के किनारे खेत और दोन बनाए। तब उसने बैलों की भाषा सीखी। ताता नौ, ओहार, होहिर, पाइछो ऐसा कहते हुए मनुष्य ने खेत में फसलों की बुआई की। जोहार। सबसे पहले आपको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे दर्शक के मन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक एक कर जानूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ। नानी घर का जीवन मुझे याद आता है। स्कूली शिक्षा हमारी जिस तरह से हुई, स्कूल के दौरान ऐसी कोई स्मृति दिमाग में तो याद नहीं आती है। हाँ, छुट्टियों में हम नानी घर जाया करते थे और वहाँ का जो जीवन था, वहाँ का जो जीवन को देखने का जो नज़रिया था, बुजुर्गों से जो मेरा इंटरेक्शन बढ़ा, नाना नानी और गांव के कई लोग, तो स्मृति में धान के खेत मुझे याद आते हैं, नदी याद आती है। हम लोग नदी जाया करते थे खूब, नदी में खेलने। तो ये सारी चीज़ें बचपन में मिली। अभी के बच्चे उस तरह नहीं जी पाते हैं। तो ये भी जब बड़े हुए तो इस बात का भी असर पड़ता है कि किस तरह से नदी बचपन से गायब कर दी जा रही है। मुझे नदी मिला और मुझे बारिश के समय में जो घोघो रानी निकलती थी छोटी छोटी, वो याद आती है और घास के मैदान याद आते हैं। तो ये सारी बहुत सुंदर सुंदर स्मृति, इमेज अभी भी है, जो अभी मैं ढूंढती हूँ तो नहीं मिलते हैं। और दादी नानी बच्चों को देखकर खूब गाना गाते थे, तो हम लोगों को देखकर नाना नानी खूब गाना गाते थे।
तो हम लोग उस गाने पर रीझते थे बचपन में, हालांकि उस वक्त वो भाषा और वो गीत नहीं समझ में आते थे। तो सुंदर धुन याद आती है कि हाँ नानी गा रही है, और हम लोग नानी के साथ, नाना के साथ कई बार ऐसी छुट्टी होती थी तो जंगल भी जाते थे, जंगल जाया करते थे। तो जंगल का जो वातावरण था वो सब कुछ याद आता है। तो कुल मिलाकर बचपन की मेरी स्मृति की बात करें, बचपन कैसा बीता, तो इन सारे चीज़ों से सुंदर बीता। घोघो रानी से, और जो बारिश के मौसम में जो माहौल होता था, जो प्रकृति में हरियाली होती थी, घास एकदम अच्छे वाले हरे दिखाई देते थे, और नदी में खेलना कूदना, और जामुन का पेड़ अब भी स्मृति में है जिस पर हम लोग ऐसे जामुन तोड़ने चढ़ते थे, और वो नदी तो बहुत याद आती है। तो कुल मिलाकर मेरा जीवन बचपन का अच्छा बीता, सुंदर बीता। बड़े बुजुर्ग थे, पूरा परिवार था, सब लोग खेलते कूदते, पढ़ाई करते, गाना सुनते, गीत गाते, और जो भी पर्व त्यौहार होते थे उसमें शामिल होते थे, उत्सव मनाते थे। तो ये सारी स्मृति है। हर इंसान के सांसारिक जीवन में परिवार का महत्व बहुत होता है। हर परिस्थिति, हर कठिनाइयों में अगर सबसे पहले कोई साथ देता है तो वह है परिवार। चुनौतियों से लड़ने की ताकत हमें हमारे माता पिता, विवाह के उपरांत पति या पत्नी द्वारा मिलती है। डॉक्टर पार्वती तिर्की जी का पारिवारिक जीवन कैसा है, चलिए जानते हैं। मेरे परिवार में माँ बाबा और हम 5 भाई बहन हैं, और पिताजी मेरे ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट गुमला में काम करते थे, और माँ 5 बच्चों को संभालते हुए हमारी पढ़ाई लिखाई और देख रेख वो सारा काम करती थी, घर संभालती हैं। और अभी हाल में मेरी शादी हुई है, और सरायकेला मेरा ससुराल है, गांव है वह। वहाँ मेरे इन-लॉज खेती बाड़ी करते हैं, वे किसान हैं, और जो जीवन साथी है वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। और माँ बाबा की यदि मैं बात करूँ तो उन्होंने हमें पढ़ाई लिखाई में जिस तरह का सपोर्ट किया है उसके लिए मैं उनकी ऋणी हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों का सहयोग मिला है, ख़ासकर मेरी माँ का। उनके साथ साथ मैंने शोध के दौरान फील्ड वर्क किए, और मेरे छोटे भाई के साथ जो अभी मास्टर्स कर रहा है IIT दिल्ली से, तो लगभग 40-50 गांव हम लोग 2 साल, हाँ बीच बीच में अंतराल के साथ ऐसे घूमे और फील्ड वर्क किया, गीतों का कलेक्शन किया, और शहर से दूर एक जीवन को ऑब्ज़र्व किया। तो माँ मेरे साथ हमेशा रही, उनका पूरा सहयोग मिला, और भाई भी साथी की तरह साथ में रहा काम में, और पिताजी का सपोर्ट फाइनेंशियली रहा। तब जाकर मैं मतलब BHU जैसे संस्थान में पढ़ाई के लिए जा पाई। उससे पहले मेरी पढ़ाई नवोदय में ही हुई, तो इस नवोदय में भी पढ़ाई करने का मतलब मैं क्रेडिट माँ को ही देना चाहूँगी। उन्होंने जिस तरह से सहयोग किया, हम सारे भाई बहन अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाए। यह बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी मंजिल को पा सकता है। यही कारण है कि डॉक्टर तिर्की की शिक्षा ने उन्हें कविताओं की रचनात्मक सृजन के प्रति रुचि जागृत की और एक युवा कवियत्री के तौर पर समाज में स्थापित किया। इन्होंने गुमला से निकलकर काशी विश्वविद्यालय वाराणसी से अपनी शिक्षा ग्रहण की। 2011 में मैं स्नातक के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गई, और वहाँ पर मैंने हिंदी साहित्य में स्नातक किया। पहला वर्ष जब मैं वहाँ गई, पहली बार झारखंड के और ख़ासकर गुमला के परिदृश्य से बाहर एक दूसरी दुनिया को हम देख रहे थे। वहाँ कई अलग अलग भाषा, संस्कृति और समूह के लोग थे। जो मेरी मतलब रूममेट बनी वो एक मिज़ो समूह से थी, और एक गालो वो अरुणाचल से थी, और एक बरेली से। और
हम लोगों के लिए ये जगह नई थी, तो हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और धीरे धीरे कई सारे दोस्त बने जो कई अलग अलग समूह के थे, अलग अलग भाषा के थे। तो हम लोगों को उनका भी लाइफस्टाइल, उनका जीवन जीने का तरीका, वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे, समझ रहे थे। तो कुल मिलाकर ग्रेजुएशन का मेरा अनुभव अच्छा था। और हिंदी साहित्य कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो जिस तरह से शिक्षकों का सपोर्ट वहाँ मिला, मैं महिला महाविद्यालय से पढ़ी हूँ। वहाँ पर हमें चूँकि हिंदी साहित्य हमारे लिए नया था और उसमें जो गहराई थी उसको समझने में दिक्कत हो ही रही थी। तो ग्रेजुएशन के जो हमारे टीचर थे उनका काफ़ी सपोर्ट मिला। जैसे मैं पुष्पा मैम को याद करती हूँ, उर्वशी मैम को याद करती हूँ, चंद्रकला मैम को याद करती हूँ और सुमन मैम को याद करती हूँ। तो इन टीचरों ने, इन शिक्षकों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था। और हिंदी में मैं अच्छे अंकों में मैं वहाँ पढ़ाई कर पाई और फिर मास्टर्स के लिए हिंदी डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वहाँ पर भी पढ़ाई हमारी अच्छी हुई। कुल मिलाकर मैं याद करती हूँ उन दिनों को तो अच्छा रहा। कई अलग अलग लोगों से हम रहे और बहुत कुछ सीखे। जीवन कैसा है वो देखा। लगभग मेरा 10 साल वहाँ गुजरा होगा। 2022 में मेरी पीएचडी पूरी हुई। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी के सानिध्य में मैंने अपना रिसर्च पूरा किया और जिस तरह से मेरे सुपरवाइज़र का मुझे सपोर्ट मिला वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि सब कहते थे कि मैं बहुत कम बोलती हूँ और हम लोग कम ही बोलते हैं। आदिवासी समूह के अमूमन ऐसे ही होते हैं लोग जिनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो शांत रहते हैं। तो कम बोलने वालों को इस तरह से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हम सबसे दोस्ती भी नहीं कर पाते हैं। जो हमारी तरह का हमें लगता है हम उन्हीं से बात कर पाते हैं और सारी चीज़ें भी हम शेयर नहीं कर पाते हैं। किसी भी क्षेत्रीय भाषा का विकास तभी संभव है जब उसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, साथ ही लिपिबद्ध करके उसे संरक्षित भी करना आवश्यक है। हिंदी हो, खोरठा, पंचपरगनिया, मुंडारी, सांथाली, नागपुरी या फिर कुड़ुख हो, इसके विकास के लिए विभिन्न तरह के साहित्य, लेख और रचनाओं का निरंतर सृजन करना आवश्यक होता है। कुड़ुख भाषा के साहित्य के भविष्य के बारे में यदि बात करें तो एक तो यह बात समझनी होगी कि यह साहित्य वाचिक परंपरा से आज जिस तरह लिखित परंपरा में आया है, कई बदलावों को झेलते हुए आया है। और वाचिक परंपरा में वो जिस तरह से अपने आसपास की घटनाओं को, समस्याओं को और आसपास के जीवन को उद्धरित करता है, वो बहुत मजबूती से आता है। और अभी हम एक गैप देखते हैं जो पुरानी शैली है और उस शैली में आज के साहित्य की बात करें तो एक बीच में गैप है। अभी जिस तरह का साहित्य नहीं लिखा जा रहा है जो पारंपरिक शैली में है। और इसके अलावा एक अलग तरह के प्रयास हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में कुड़ुख पढ़ाए जाते हैं, कुड़ुख विषय की पढ़ाई हो रही है। और हम स्वचालित यदि स्कूलों की बात करें तो गुमला, लोहरदगा, इधर सिसई की तरफ कुड़ुख भाषा के कुछ शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो जो वाचिक साहित्य है उसका नॉलेज ट्रांसफ़र करें, जैसे गीतों को, कथाओं को वो उसी राग में सिखा रहे हैं। तो एक उधर एक दिखाई देती है ज़मीन जहाँ पे कुड़ुख भाषा पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। और इसकी लिपि की बात करें तो डॉक्टर नारायण उरांव ने इसकी लिपि ईजाद की है, तोलोंग सिक्की लिपि। तो इस पर भी काम चल रहा है और इसको जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, सरकारी मान्यता कोलकाता में प्राप्त है। और इस पर अभी और भी अधिक मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है, आदिवासी बच्चे उस साहित्य को पारंपरिक तरीके से होल्ड करते हैं, लेकिन कोई एकेडमिक ज़मीन नहीं मिलने की वजह से दुराव है। तो यह श्रम और सरकारी सपोर्ट की अपेक्षा है जिससे साहित्य मतलब कुड़ुख भाषा के साहित्य का भविष्य और अच्छा किया जा सकता है।
सकता है, उसी पुरानी शैली में साहित्य रचा जाएगा। डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित होना न केवल उनके गर्व का विषय है, बल्कि परिवार, सहयोगी सबका मान बढ़ाता है। इनके हंसमुख व्यक्तित्व से लोग प्रभावित तो होते ही हैं, इसके साथ इनकी सृजनात्मक कृतियां इनका मान सम्मान भी बढ़ाता है। धीरे धीरे सारे टीचरों से, शिक्षकों से जब परिचय हुआ, उसमें एक अनोखी प्रतिभा की शिक्षक मिली जिसका नाम पार्वती, डॉक्टर पार्वती तिर्की। सारे टीचर्स, ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स आर वेरी मेरिटोरियस, लर्नेड पर्सन्स, बट उसमें से अगर कुछ अलग व्यक्तित्व के चेहरा नजर आया वो पार्वती तिर्की, जो बाद में पता चला वो गुमला के रहने वाली थी और इधर 6 महीना पहले उनकी शादी भी हुई। और विभिन्न जगहों से ये पता चलते रहा कि पार्वती तिर्की एक कवियत्री ही नहीं, अच्छे हंसमुख के व्यक्तित्व के स्वामिनी भी हैं। और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी कविता, उनके जहाँ जहाँ गए लोगों से फीडबैक। कुछ दिन पहले हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कुछ इन लोग का प्रोग्राम आयोजन हुआ था, जहाँ वहाँ से हमें 2 फ़ोन आए, हमारे सर लोगों ने भी फ़ोन गाया, 2-3 और मैडम्स लोगों ने फ़ोन आए कि पार्वती तिर्की हैं कौन, कहाँ से हैं, किस तरह से हैं। हमने कहा भाई हमारी यहाँ टीचर है, कैसी है, उनकी लिखावट, वो जो लिखती हैं बहुत अच्छा लगता है। झारखंड की एक पिक्चर उनकी कविताओं में नज़र आता है। और जहाँ तक टीचर की बात है, वो उन्होंने ये बैकलॉग से आए ना, बैकलॉग से आए 2022 में उन्होंने ज्वाइन किया, 2022 में ज्वाइन किया। बहुत सारे बैकलॉग टीचरों की शिक्षकों की कहाँ नियुक्ति हुई और पूरे शिक्षक ही नहीं, पूरा कॉलेज परिवार, इवन पूरा रांची यूनिवर्सिटी हम लोग गौरवान्वित महसूस करें। वी आर प्राउड ऑफ डॉक्टर पार्वती तिर्की, जो हमें पहले जब बचपन से हम लोग किताबों में पढ़ते थे, फलना रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमीज और फलना टीचर, ये राइटर्स, ग्रेट राइटर्स को सुनते थे, लिखते पढ़ते थे कि उनको ये प्राइज़ मिला, ये प्राइज़। ऑल ऑफ ए सडन 2 दिन पहले हमें कॉल आया कहीं से कि पार्वती तिर्की के लिए प्रिंसिपल साहब को बधाई। हमने बोला किस चीज़ का? बोले सर पता चल जाएगा। दूसरे दिन हमने पेपर में पढ़ा और देखा तो ऑल ऑफ ए सडन ये बिलीव ही नहीं हुआ, पूरा कॉलेज झूम उठा। अपने लेवल से हम लोगों ने कॉलेज में इनको सम्मानित किया, इसके पहले बहुत जगहों से इनको सम्मानित किया गया जाता रहा। ये इतनी खुशी का पल है कि जो हम किताबें बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे थे, हमारे बीच के ही वो एक सक्सेस जिन्होंने ये प्राइज़ जीता। और पूरे भारतवर्ष के लिए, चूँकि जूनियर पोएट्स के लिए जाता है, एक्चुअली साहित्य अकादमी के 2 पार्ट होते हैं शायद, है ना, एक सीनियर्स के लिए, तो ये जूनियर वर्ग में इनका चयन किया गया, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। पूरा कॉलेज हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। इनकी जो किताब है फिर उगना, जब इनका सम्मानित हम लोग कर रहे थे, इनसे हम लोगों ने फिर अपना इंटरव्यू लिया। इन्होंने कहा सर मैं लिखते गई, जो अच्छा लगा लिखते गई। और इस फिर उगना जो राधाकृष्ण पेपरवेक से जो पब्लिश हुआ, न्यू दिल्ली से इनका पब्लिश हुआ, इसमें लगभग 58 कविताओं का संग्रह है, 58 कविता का संग्रह है। और ये लगता है चूँकि हम लोग सभी झारखंड से हैं, पहला ही पोएम इसका जो करम चंदो, धानो नानी के गीत, तक दिनों चिड़िया, उसका बीच बीच में बारिश, तिरैया, मघी और जितने सारे निरंतर पौड़की जो बर्ड ना, पड़की जो बर्ड है ना, फिर गीत, बसाहा, भूत, सारे चीज़ों को, शोक, टैया से लेके वे पुरुष, पलायन, सभ्यता, लौटना। एक्चुअली हम लोग ये देख सकते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ झारखंड हैज़ बीन पोर्ट्रेड। डॉक्टर पार्वती तिर्की की कविताओं में जितनी सरलता, सहजता है, वह पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, यह हम जानते हैं, फिर भी हम प्रकृति का निरंतर दोहन कर रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, आदिवासी संस्कृति को अपनी कविताओं में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से शब्दों के द्वारा पिरोया है। मैं जितना उनको जानती हूँ एक शिक्षिका के रूप में, एक कवयित्री के रूप में, तो जब से उन्होंने महाविद्यालय में योगदान दिया है, तब से हमने ये पाया है कि उनका जो रुझान है वो कविता के प्रति, भाषा के प्रति बहुत अधिक है। चूँकि वो आती हैं एक जनजातीय समुदाय से, तो जनजातीय भाषा को लेकर के उनका जो प्रेम है वो उनकी कविताओं में झलकता है। और उनकी जो कविताएं हैं इस कविता संग्रह में फिर उगना में, उन कविताओं में भी जनजातीय, खास करके जो कुड़ुक समुदाय के जो गीत हैं उनसे संबंधित कविताएं उन्होंने उसमें रखी हैं, डाली हैं।
और उनकी कविताओं से जो आदिवासी जीवन है, जनजातीय जीवन है, उसकी झलक हम देख सकते हैं। तो उन्होंने वापस उसको संजोने का, जो चीज़ें खो रही हैं, जो संस्कृति या जो भाषा संबंधी जो चीज़ें खो रही हैं, उसको उन्होंने वापस संजोने का प्रयास किया है। खेतों में किसानी गीत जो हैं या अन्य जो कृषि के समय में गाए जाने वाले जो गीत हैं, उनसे संबंधित कविताएं हैं। मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है, जो जनजातीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हम मानते हैं, तो उस मनुष्य और प्रकृति के संबंध को हम पार्वती मैम की कविताओं में पाते हैं, देख सकते हैं। इस महाविद्यालय में रहते हुए उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये महाविद्यालय के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और पूरे झारखंड के लिए, और ख़ास करके जनजातीय समुदाय, जिस समुदाय से वे आती हैं, उस समुदाय के लिए यह बड़े गर्व और सम्मान की बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ, हर्षित हूँ कि इस महाविद्यालय परिवार का वे हिस्सा हैं, और उनके नाम से हमें भी इस बात के लिए लोग पूछ रहे हैं कि आपके महाविद्यालय में वे शिक्षिका हैं, उन्हें ये सम्मान मिला है। मैं बहुत उन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में वे इसी तरह की और कविताओं की रचना करें। समय के साथ पुरुषों से कंधा मिलाकर महिलाएं उनका साथ दे रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वे अपनी सेवाएं देते दिखती हैं, चाहे खेल हो, सरकारी नौकरी हो, शिक्षा, सामाजिक कार्य, समाज के प्रति दायित्व, इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। डॉक्टर तिर्की ने युवा सम्मान पाकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है और महिला सशक्तिकरण के लिए उदाहरण बन गई हैं। ये हमारे महाविद्यालय का वातावरण अगर देखा जाए तो सीमित संसाधनों में यहाँ पढ़ाई बेहतर से बेहतर होती है, और साथ ही साथ यहाँ के शिक्षक भी हाईली एडुकेटेड हैं। यानी उन लोगों की जितने भी योग्यताएं हैं, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर स्टूडेंट आते हैं, और उन लोगों के लिए जो यहाँ के शिक्षक हैं वो बहुत ही गुणवान और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। उन्हीं में से हमारे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पार्वती तिर्की का जो अभी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के रूप में मिला है, यह सम्मान ये अपने लिए ही नहीं, ये महाविद्यालय के लिए ही नहीं, ये झारखंड प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है। चूँकि इस क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो उनका लेखनी फिर उगना, ये ट्राइबल लिटरेचर को ही लिए है। यानी ग्रामीण स्तर पर आदिवासी कैसे रहते हैं, उनका प्रकृति प्रेम कैसा है, पशुओं से प्रेम कैसा है, उनका जीवन दर्शन क्या है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी कर्म करते हैं, कहीं वर्तमान अगर देखा जाएगा तो अभी के दृष्टिकोण से रोपनी के लिए भी उन्होंने कविता के माध्यम से आदिवासी दर्शन को दिखाया है। तो उनको मेरे ओर से और इस महाविद्यालय परिवार की ओर से और मेरे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की ओर से उनको बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं देते हैं, और ये महाविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है। और उनका व्यक्तित्व पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ही हंसमुख है, कम उम्र की और हंसमुख, किसी से भी मिलते हैं तो वो मुस्कुरा के अभिवादन करते हैं, जो उनका प्रमुख व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व और कम उम्र में उनका इतना बड़ा सम्मान मिलना गौरव की बात है। डॉक्टर पार्वती तिर्की न सिर्फ एक अच्छी कवयित्री हैं, बल्कि एक अच्छी शिक्षिका भी हैं। राम लखन सिंह यादव कॉलेज में वे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हिंदी पढ़ाती हैं और उनकी पढ़ाने की शैली बच्चों को खूब भाती है। वे एक शिक्षिका से ज़्यादा बच्चों के बीच बड़ी बहन की तरह पेश आती हैं, जिससे किसी भी तरह की पढ़ाई में परेशानी होने पर बच्चे इनसे बेझिझक पूछ लेते हैं।
जब हमने ये खबर सुना कि इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात हुई। जैसा आप लोगों को पता होगा कि इनसे पहले अनुज लोगन को भी यह पुरस्कार मिल चुका था और उसके बाद तुरंत से झारखंड एक साहित्यिक परिदृश्य में आ गया था। एक तरह से झारखंड में बहुत सारी गतिविधियाँ होती रहती हैं, लेकिन पुरस्कार जो होते हैं वो सामान्यतः लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और न केवल साहित्यिक क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए, जो गैर साहित्यिक लोग हैं वो भी बहुत इसको चाव से समझते हैं, सुनते हैं। और जब पार्वती मैम को ये पुरस्कार मिला तो यह केवल गुमला वासियों के लिए नहीं और झारखंड वासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदी समाज के लिए, क्योंकि ये एक ऐसे वर्ग से आती हैं जहाँ पे कुड़ुक भाषा बोली जाती है और हिंदी बेल्ट नहीं है गुमला, और वहाँ से एक कवित्री का निकलना और कविता के परिदृश्य में छाना बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि जब से इनको पुरस्कार मिला है, कविताएं जो है वो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से फैल चुकी हैं, सोशल मीडिया में वो छाई हुई हैं और उनकी कविताएं बहुत ही कोमल भावनाओं को व्यक्त करती हैं। वो पंछियों से बात करती हैं, वो पहाड़ों से बात करती हैं, नदी जंगलों से बात करती हैं। आप देखिएगा वो तमाम चीज़ें जो साहित्य में हाशिए पर होते थे उनको इन्होंने मुख्य परिदृश्य में लाया और हाशिए का समाज जो था एक तरह से, जो गैर हिंदी बेल्ट था, जैसे आप देखेंगे हिंदी कहने का मतलब होता है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, बनारस हो गया, ऐसे क्षेत्र होते हैं हिंदी बेल्ट। लेकिन झारखंड जो है वो बहुत बहुभाषी राज्य है। यहाँ से एक कवित्री का आना और इनकी कविताओं में भी देखिएगा उसी तरह की विविधता भी है। जैसे जब रोपा होता है तो रोपा के समय जो गीत गाए जाते हैं उन शब्दावलियों का प्रयोग करना, या फिर एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति अभी बहुत प्रसिद्धि पा रही है वो, कि वो पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया वो पंछियों की तरह अधिक विनम्र होते चले गए, इस तरह की इनकी पंक्ति है। तो आप देखें जैसे प्रेमचंद ने भी कहा था कि पुरुष जब स्त्री होता है तो वह देवता हो जाता है, तो जितनी अधिक भावनाएं पुरुष वर्ग में आती है वो अधिक कोमल हो जाती हैं और उसका जुड़ाव भी प्रकृति से वैसा ही होता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि गुमला जो क्षेत्र है या फिर सिमडेगा जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो मुंडा और उरांव भाषा बोली जाती है। खुद मैम की जो भाषा है, जो मातृभाषा है उनकी, वो उरांव भाषा है, यानी कि कुड़ुक भाषा है। तो उनकी कविताओं में वो शब्दावली भी उस तरह से आते हैं, सीधे चले आते हैं। उनकी कविताओं में बीच बीच में कुछ शब्द मिलेंगे आपको जो कुड़ुक भाषा के शब्द हैं। गीत गाते हुए लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए। धर्म की ध्वजा उठाए लोगों ने जब देखा गीत गाते लोगों को, वे खोजने लगे उनका धर्म, उनकी ध्वजा। अपनी खोज में नाकाम होकर उन्होंने उन लोगों को जंगली कहा। वे समझ नहीं पाए कि मनुष्य जंगल का हिस्सा है। जंगली समझे जाने वाले लोगों ने कभी अपना प्रतिपक्ष नहीं रखा। वे गीत गाते रहे और कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए। हमारे लिए यही है कि डॉक्टर पार्वती तिर्की, ये तो शुरुआत है, हमने उस दिन भी कहा था ये तो एक तरह से शुरुआत है। डॉक्टर पार्वती तिर्की की हमारी शुभकामनाएं, हम सारे कॉलेज वासियों पूरे झारखंड की तरफ से शुभकामना है। इनको बहुत जगह से इनको अभिनंदन भी कराया जा रहा है और डॉक्टर पार्वती तिर्की आगे और बढ़ें। देश में तो नाम हो ही चुका है भी और विदेशों में ये नाम करें निरंतर। रही बात इनके व्यक्ति तो इतनी हंसमुक्त, क्योंकि इनको जो एक अलग पहचान देता है, ये इतनी हंसमुख, इतनी सादे सीधे। प्राइज मिलने के बाद भी लगा नहीं कि ये है ना कि एक साहित्य अकादमी अवार्डी हैं। हम लोग के लिए वही पार्वती, चूँकि उम्र में बहुत ही छोटी हमसे हैं, शादी में चूँकि उस दिन हमें कहीं दूसरी जगह जाना था, हम जा नहीं पाए, वही पार्वती तिर्की हैं। और इन पर सारे लोग माने दिल से इनको बहुत प्यार करते हैं और छोटी हैं लेकिन अपने क्लास के लिए बहुत रेगुलर हैं, बच्चों के प्रति समर्पित हैं, अपने ड्यूटी के प्रति समर्पित हैं और हंसमुख व्यक्तित्व इनकी एक अलग पहचान बनाता है। हालांकि हंसमुख और भी कुछ लोग हैं, खुद मैं हंसमुख हूँ, लेकिन इनके हंसमुख छोटी छोटी बातें, कभी आज हमने लगभग 8-9 महीना में कभी इनको नाराज़ होते हुए नहीं देखा, कभी नाराज़ होते हुए नहीं देखा। और जो भी बातें एक प्रिंसिपल की तरफ से कहा जाता है, कॉलेज इनसे सीनियर लोगों ने कहते हैं, तो काफ़ी एज ए गुड गर्ल की तरह से ओबीडियंट हैं, सब लोगों की बातें सुनती भी हैं और जहाँ डायरेक्शन देने की बात होती है डायरेक्शन भी देती हैं। पूरा कॉलेज परिवार बहुत ही खुशी में है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये रहें। डॉक्टर पार्वती तिर्की विशुद्ध रूप से कवयित्री के तौर पर लोगों के बीच में जानी जाती हैं।
वैसे महिलाएं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, उनके लिए ये प्रेरणा के स्रोत बन गई हैं, क्योंकि गुमला जैसे क्षेत्र से निकलकर अपने सपनों को साकार करना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। यह इनकी जीवटता का परिचय है। पार्वती टिक्की मैम को अभी 3-4 साल से जान रही हूँ। उनके व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे हैं, बहुत साधारण और सरल सहज हैं। उनके साथ 4 साल कार्य करने का मेरा अनुभव रहा है और बहुत अच्छा लगता है। हमारी जूनियर है और अभी जो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मैडम को मिल रहा है, उसके लिए हम सभी कॉलेज परिवार गौरवान्वित हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो देश के एक जानी मानी सम्मानित सहायक प्राध्यापिका भी हैं। आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, उनकी खान पान रहन सहन बिल्कुल अलग है। कुछ लोग उसे जंगली भी कहते हैं, तो आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ जी, अमूमन कहा जाता है कि आदिवासी जंगली हैं, लेकिन हम यदि बात करें वो जिस भौगोलिक परिवेश में रह रहे हैं, वो भौगोलिक परिवेश उनके जीवन को शेप देता है और जंगल की इकोलॉजी का प्रभाव भी उनके जीवन में है। तो ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि उनको ऐसे सामान्य जन प्रचलित भाषा में जंगली कह दिया जाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बिना जंगल के तो जीवन संभव नहीं है। अभी जिस तरह से हम क्राइसिस देख रहे हैं, जंगल का जिस तरह से कटाव देख रहे हैं और पर्यावरण का जो हम नुकसान देख रहे हैं, इस बात को हम अभी समझ सकते हैं कि मनुष्य जंगल का ही हिस्सा है और उसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसका जिक्र मैंने अपनी एक कविता में भी किया है कि गीत गाते हुए लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए। वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, पंछियों के प्रति अधिक विनम्र हुए और धरती की ओर अधिक झुके हुए दिखे। वे पुरुष अपनी पीठ पर बच्चे को बितराए हुए और उन्हें खिलाते हुए दिखे। वे पुरुष जो स्त्रियों के गीतों को दोहराते हुए सुनाई पड़े। वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, पुरुष होते हुए अधिक स्त्री हुए। जी, मैं कुड़ुक भाषा से हूँ और मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी भाषा में जो मौजूद चीज़ें हैं, जो जीवन मूल्य है, वो हमारे लिए टूल्स है। हम कई बार उन टूल्स से लिटरेचर को देखते हैं तो एक डिफरेंट विचार भी आते हैं। तो मेरे लिए बड़ा रोचक है कि मैं दूसरी भाषा से होते हुए हिंदी भाषा साहित्य को पढ़ा रही हूँ और एक अलग नज़रिया मुझे मिला है और उस नज़रिया और इस ज़मीन पर रहते हुए मैं पढ़ा रही तो अच्छा लगता है। कई बार कई अलग चीज़ें और समस्याएं भी इससे समझ में आती हैं। जैसे जिस महाविद्यालय में मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर कई बच्चे आदिवासी बच्चे हैं और गांव के बच्चे हैं और अभी बारिश का सीज़न है, बारिश का मौसम है। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम हमें धान रोपने जाना है। तो ये बात हमें समझ में आती है कि हाँ, स्कूल में, कॉलेजेस में इन सारी चीज़ों के लिए हम छुट्टी, कोई भी घोषित छुट्टी नहीं है, लेकिन ये तो दिनचर्या का हिस्सा है। तो दो अलग जीवन जीने वालों को जब हम देखते हैं और वो इधर तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कक्षा आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन के साथ क्या यह व्यवस्था तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है या नहीं, ये साहित्य पढ़ते हुए, साहित्य के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए, खासकर झारखंड के बच्चों को हिंदी साहित्य पढ़ाते हुए एक अलग तरह की समस्या और अलग तरह की संभावनाओं पर काम करने की ज़रूरत समझ में भी आती है। और यह बात समझ में आती है कि हाँ, एक अलग टूल्स जो दिया गया है, उस टूल से साहित्य को देखना काफ़ी बढ़िया है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई वर्तमान के साथ साथ भविष्य की चिंता में लगा रहता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक तौर पर हो या अपनी साहित्य कला संस्कृति की बात हो। हम जिस राह पर चलते हैं उससे होते हुए हमें कहाँ पहुँचना है, इसके लिए हम बहुत सारी भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। भविष्य में मेरी यही योजना रहेगी कि आसपास के जो बदलाव है और आसपास के जीवन की जो खासियत है और जीवन के जो असली मूल्य और असली निचोड़ है, उस पर किस तरह से हम अपनी व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं।
लोगों के मध्य संवाद की गुंजाइश स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए लेखन का श्रम रहेगा। साहित्य में आपकी रुचि कब से आई और आपकी जो रचना है फिर उगना, इसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताइए। साहित्य में मेरी रुचि जब मैं ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए BHU गई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहाँ मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ाई की। फिर आगे मैंने PhD कुड़ुख आदिवासी गीत पर किया, क्योंकि मैं खुद कुड़ुख आदिवासी समूह से आती हूँ। साहित्य को पढ़ते हुए मुझे बचपन की स्मृति याद आई और जो जीवन मैंने जिया था, तब मुझे यह बात समझ में आई कि हमारा साहित्य क्या है और उस साहित्य को हम लोग उस तरह से अभी के एकेडमिक दुनिया में या फिर हमारे आदिवासी बच्चे उस तरह से उस सीरियसनेस के साथ नहीं स्वीकार करते हैं। और साहित्य को जब मैंने पढ़ा साहित्य, तो वो जिस तरह से जीवन को देखने का नज़रिया तैयार करता है, मैं पुराने गीतों की ओर मेरा ध्यान गया जो पुरखे गाते हैं। तो उन सारे गीतों में क्या था? उन सारे गीतों में सिंपली जीवन की बात थी। धान रोपते हुए गीत गा रहे, जंगल जाते हुए गा रहे, पर्व में गा रहे, त्यौहार में गा रहे। तो उन सारे गीतों में कई सारी ऐसी विशिष्टता थी जो मौसम के बारे, जंगल के बारे, जंगल के फ्लोरा फाउना के बारे, रिवॉल्ट के बारे, जो कॉलोनियल पीरियड में उनका जो रिवॉल्ट होता है उसके बारे, और कई बार प्रकृति से उनके प्रेम के बारे, इन सारी चीज़ों का एक्सप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें साहित्य में, उनके ओरल लिटरेचर में जिस तरह से कैद हुआ, ये बात मुझे समझ में आई शोध के दौरान। और वो जो उनके साहित्य में जो एसेंस था, जो मूल्य था, अखड़ा का मूल्य जिसे हम कहें, या फिर जंगल का मूल्य, सहअस्तित्व की बात करते हैं हम, या धान रोपते हुए जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसको हम मदद की परंपरा कहते हैं। तो ये सारे जीवन मूल्य को समझ पाए धीरे धीरे साहित्य पढ़ते हुए। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसने भी मुझे एक दृष्टिकोण दिया और साहित्य की ओर मेरा झुकाव बन पाया। अब हम विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले आप हमारे युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी उस प्रेरणा से वो अपने जीवन में आगे बढ़े? आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वे अपने जड़ में जो साहित्य उपज कर आया है, जिसे हम लोक का साहित्य कहते हैं या फिर वाचिक साहित्य है, उस वाचिक साहित्य में एक जीवन दृष्टि है, एक जीवन बोध है और जीवन के अहम मूल्य है। उसका विश्लेषण करें, उसको खंगालने की कोशिश करें और इस बात को आज की ज़मीन में समझने की कोशिश करें कि वह जो जीवन बोध दे सकता है, जो सिंप्लिसिटी जीवन को जीने का, और मनुष्य के मध्य जो संबंध है, एक सहजता वाला संबंध, उस मूल्य का अनुपालन यदि वो अपने जीवन में कर सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं, तो इस बात को समझा जाए। आओ संगी, धान के बढ़ने तक हम नाच लेते हैं। रोपा का काम पूरा हो गया है, पहाड़ से नदियाँ खेत उतरेंगी, वे फसलों को सींचेंगी, इसलिए आओ नदियों में नृत्य का रस घोलते हैं। कार्तिक महीने तक धरती पर घूम घूम कर नाचें। आओ संगी, हम थोड़ा नाच लेते हैं ताकि हमारे चूल्हों पर धान के सींचने से पहले धरती अपने गर्भ में फसलों को खूब अच्छी तरह से पका ले। लेकिन उससे कहीं भी हिंदी भाषा की में जो तारतम्यता है वो टूटती नहीं है। कविताओं में उसका प्रयोग वो इतनी विशिष्टता से करते हैं कि वो बड़ा ही सायास नज़र आता है। और हम जब उनकी कविताओं का पाठ करते हैं, जब हमारे कॉलेज में भी जब पाठ हुआ था, तो एक अलग गीतात्मकता बन के आ जाती है वो चीज़ में। और जो ध्वनि होता है वह आदिवासी समाज का हो या झारखंड की जो ध्वनि है, वह सामासिक संस्कृति की ध्वनि उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। और कहते हैं ना कि अभी तो शुरुआत है इनकी, अभी तो उन्होंने लिखना शुरू किया है, पहली ही कविता पर इनको पुरस्कार मिला है।
तो आगे तो बहुत कुछ मिलना इनको बाकी है। कविता की भूमि तैयार हो रही है और हम देखेंगे कि आने वाले समय में इनकी कविताएं जो हैं वो अलग अलग रूप में भी हमारे सामने आएंगे। मैम के साथ सबसे अच्छी विशेषता ये है कि कविताएं जितनी अच्छी है उनका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा है। मधुरभाषी हैं, मिलनसार हैं। आमतौर पे पुरस्कार मिलने के बाद लोगों के व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव नज़र आता है, जो पार्वती मैम में बिल्कुल भी नहीं है। उतनी सहज सरल हैं, उतनी ही संप्रेषणीय हैं जितनी इनकी कविताएं हैं। कवयित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की इसी तरह नई नई कविताओं का सृजन करती रहे, जिससे कुड़ुक भाषी लोगों को नई सोच, नई रचना का संग्रह मिल सके और उनकी लिखी हुई कविताओं से प्रेरणा ले सके। आज डॉक्टर तिर्की युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक तक लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार।